हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डाउटनट लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से अपना हालचाल सुना दीजिए भाई। घड़ी में 6 बज चुके हैं, अमित सर आ चुके हैं और हमारी आज से एक नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आर यू एक्साइटेड? क्या सारे बच्चे एक्साइटेड हैं भाई? जल्दी से अपना हालचाल बताओ। पहले तो सबसे पहले सारे बच्चे सही है ना, बढ़िया है ना? और क्योंकि सारे बच्चे मेरे फेवरेट हैं, सभी बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं और सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, इसीलिए बच्चों हम लोग आपके बारे में इतना सोचते हैं और इसीलिए हम लोग आपके लिए एक नई क्लासेस लेकर आए हैं बच्चों, जो आज से शुरू हो रही हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपकी आज से यानी कि मंडे से सोमवार से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, बिल्कुल नए सिरे से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से। और पहला चैप्टर है बेटा हमारा संख्या पद्धति। तो आई होप कि बच्चों आप सभी ने पूरी तैयारी कर ली होगी कि ताकि हम लोग इस नए चैप्टर को बिल्कुल एक नए जोश के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ शुरू कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सभी मस्त हो, बढ़िया हो ना? तो बेटा अभी वैसे देख रहे हो आप, कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा सा कोरोना से बच के भी रहना है और उसके लिए जो 2-3 चीज़ें हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका पालन भी करना है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा हमारा जो पहला अध्याय है वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। और बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब आप 10th क्लास में जाते हैं तो इसी चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। मतलब इसी चैप्टर को जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें और भी 2-4 चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए भी हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अब बेटा आप एक बात ये भी जानते हो कि जो 9th क्लास है वो 10th क्लास का एक बेस है। तो अगर आपकी 9th क्लास अच्छे से होती है तैयार, मतलब अगर आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करते हो तो वो 10th क्लास में आपकी बहुत काम में आती है और 10th क्लास में आपको पढ़ाई करने में उतनी परेशानी भी नहीं होती। तो बेटा जी ये जो हमारी आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये आपको डाउटनट के ऐप पर और डाउटनट के जो ये चैनल है कक्षा 6 से 10 हिंदी मीडियम पर प्यारे बच्चों मिलेंगी। तो आपको इस क्लास को ध्यान से करना है, रोज़ करना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, टाइम पर पढ़ाई करनी है, अपनी क्लास के टाइम पर रोज़ डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है? सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बेटा आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो बेटा जी आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं की जानकारी। भाई हमारा जो ये चैप्टर है इसमें बहुत सारी संख्याएं, और ऐसा नहीं कि इसी में ही बहुत सारी संख्या, हमारी डेली लाइफ है, हम डेली लाइफ में भी चारों ओर से चूंकि संख्याओं से घिरे हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी संख्याएं हैं, उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी संख्याओं की जानकारी में क्या क्या है। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चों, आपके मोहल्ले में या जिस नगर में आप रहते हो या जिस गांव में आप रहते हो, अब क्योंकि डाउटनट पे तो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई गांव से भी होगा, कोई शहर से भी होगा, कोई मोहल्ले से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, हर जगह के बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा जी इसलिए अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में कितने पेड़ हैं, ज़रा मुझे गिन के बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? आप शुरू हो जाओगे, गिनती शुरू कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आप गिनती गिनना शुरू कर दोगे और आप जितने भी पेड़ होंगे उतने गिन के मुझे बता दोगे। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, बताओ बच्चों आपने गिनती कहाँ से शुरू की? तो आपने गिनती शुरू की थी 1 से, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर, इस तरह से आप चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। तो बेटा जो संख्याएं गिनती करने के काम में प्रयोग में लाई जाती हैं उनको हमने एक नाम दिया है, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है? और चूंकि हमारी क्या होती है, बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है? उसके बाद पूर्ण संख्याएं आती हैं, उसके बाद पूर्णांक आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा था, 7th में तो पूरा एक चैप्टर है पूर्णांक का, 6th क्लास में पूर्ण संख्याओं का पूरा एक चैप्टर है, 8th क्लास में परिमेय संख्याओं का पूरा एक चैप्टर है। तो देखो
आपकी जो नींव है वो पहले से ही बनाती चले जा रहे हैं। पहले आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया गया, फिर आपको पूर्णांक के बारे में बताया गया, फिर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया, और अब बेटा पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा और अपनी संख्या रेखा के बारे में देखते हैं कि जो हमारी संख्या रेखा है उस पर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो बेटा जी जो हमारी संख्या रेखा होती है, आप देख सकते हैं इस संख्या रेखा पर यहां पर कितनी सारी संख्याएं हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे मान लो ये हमारी संख्या रेखा है, तो इस पर हम अपनी एक संख्या रेखा बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस का अनंत आएगा और दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस का अनंत आएगा। ठीक है, और इन दोनों के ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सी संख्या होती है? बिल्कुल बीच में बच्चों होती है 0। ठीक है, और 0 के जब हम कहाँ चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, तो 0 के दाईं तरफ चलने पर हमें सारी की सारी प्यारे बच्चों धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। कौन सी संख्याएं मिलती हैं? सारी की सारी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जब 0 के बाईं तरफ चलेंगे तो हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी? बताओ बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि भाई अमित सर पूछ रहे हैं, ऐसी तो बात है नहीं। तो बताओ जल्दी से, जब हम 0 के बाईं ओर चलेंगे बेटा तो कौन सी संख्याएं मिलेंगी? जल्दी से आंसर करो फटाफट, संख्या रेखा की बात चल रही है, बताइए, बताओ बच्चों। 0 के अगर हम लोग बाईं ओर चलते हैं तो हमें प्यारे बच्चों ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। 0 के अगर बाईं ओर चलते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। और बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है बेटा? बिल्कुल बीचों बीच में हमारा 0 होता है। तो अब जब हम 0 के दाईं ओर चलते हैं तो हमें संख्या मिलती है 1, फिर इसके दाईं ओर चलते हैं तो 2, फिर इसके दाईं ओर चलते हैं 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और इस तरह से ये चलती जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर मैं बाईं तरफ चलता हूं तो बाईं तरफ चलने पर हमें मिलता है -1, -2, -3, -4, और इस तरह से ये हमें इधर की तरफ संख्याएं मिलती जाती हैं। तो बेटा हो क्या रहा है? देखो, चल ये रहा है कि जब हमारी एक संख्या रेखा है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी संख्या रेखा पर केवल पूर्णांक ही होंगे, परिमेय संख्या भी तो होती है। 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में क्या होगी? बच्चों ध्यान दो, 0 के और 1 के, यानी 0 और 1 के बीच में होगी 1/2। यहां पर क्या होगी? 1/2 होगी। ऐसे ही प्यारे बच्चों 2 और 3 के बीच में क्या होगी? 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या, कौन सी संख्या होगी? जल्दी बोलो। 2 और 3 के बीच में प्यारे बच्चों हमारे पास संख्या होगी भाई, 2 के बाद आएगा आपका 2.5, यानी कि 5/2। ये होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। 2 के और 3 के बीच में क्या होगी? 2.5 का मतलब क्या हो गया? 5/2 हो गया। तो ये हमारे पास संख्या आ गई। अब बेटा ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, 0 भी है, एक मतलब परिमेय संख्या भी है। तो इतनी सारी जो संख्याएं हैं, अब इनको हम कोई एक नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं, सबके गुण अलग अलग हैं। तो हमने सबको अलग अलग नाम दिए हैं। अब बेटा ध्यान दो, जब हमारी ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर हम दाईं तरफ जब चलते हैं तो दाईं तरफ चलने पर क्या होता है भाई? 0 है तो 0 के बाद 1/4 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 1 भी आएगा। क्योंकि अगर आप 0 का देखो, अगर आप 0 और 1 इन दोनों का आप आधा करते हो तो वो 1/2 आएगा। 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 1/2 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा 0 और 1/2 के बीच में क्या आएगा? 0 के और 1/2 के बीच में क्या आएगा? तो आप कहोगे बेटा आप कहोगे कि सर 1/4 आएगा। आप यही तो बताओगे कि सर 1/4 आएगा। मतलब 1 का आधा हुआ आधा, है ना, 1/2, और आधे का भी अगर आधा करेंगे, देखो 1/2 क्या है? आधा है। तो आधे का भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि 1/4। तो हमने प्यारे बच्चों ये देखा कि भाई हमारी इस संख्या रेखा पर तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। और इसीलिए प्यारे बच्चों हमारी जो सबसे पहली संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को हमने क्या नाम दिया है? अब चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है संख्याओं के प्रकार। अब इन संख्याओं के प्रकार में बेटा ध्यान से देखो, जो पहला प्रकार है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? देखो ये जो शब्द है बेटा प्राकृतिक, ये प्राकृतिक शब्द कहां से आया है? प्रकृति से आया है। प्राकृतिक शब्द जो है वो आया है प्रकृति से। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो नेचर है, प्रकृति का मतलब क्या है बेटा? प्रकृति का मतलब है नेचर। प्रकृति का मतलब है नेचर, यानी कि जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब जो हमारे आसपास का माहौल है, उसमें अगर हम संख्याओं को मतलब गिनने का अगर काम करें किसी भी चीज को, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं फॉर एग्जांपल कि बताओ बच्चों कि आपके घर में कितने पेड़ हैं, तो आप कहोगे कि सर हमारे घर में तो 2 पेड़ हैं। मान लो अगर आपके घर में पेड़ लगे हुए हैं। या मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बच्चों आपके घर में कितने पौधे हैं, तो अगर आपने पौधे लगा रखे तो आप गिन के बता दोगे सर इतने पौधे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं बताओ बच्चों आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, तो आप मुझे कुर्सियां गिन के बता दोगे कि 1 2 3 4 5 6, जो भी जितनी भी कुर्सियां हैं। ऐसे ही आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब हम गिनती करते हैं, तो जब हम गिनती करते हैं तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों वो सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, और ये कहां तक चलती जाती हैं? कोई बता सकता है ये कहां तक चलती जाती है बच्चों? बताइए, आपसे सुनना चाहता हूं मैं, ये कहां तक चलती जाएंगी? क्या इनका कोई एंड होगा? नो, ये एंडलेस होती हैं बेटा, ये चलती जाती हैं, चलती जाती है, चलती जाती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ तारे कितने हैं आसमान में, आसमान में कितने तारे हैं, तो क्या आप गिन के बता सकते हो? गिनती आप करना शुरू कर सकते हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर रात भर भी गिनोगे तो भी बेटा पूरे तारे नहीं गिन पाओगे, ठीक है? क्योंकि तारे हैं ही क्या? अनगिनत तारे हैं। तो इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि ये अनंत है। तो बेटा ये अनंत तक चलती जाती हैं संख्याएं, गिनते जाते हैं, गिनते जाते हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, है ना? और इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि बेटा ये आई कहां से है? नेचर से, नेचर शब्द से हुई हैं। तो इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा इसको हम अंग्रेजी में? नेचुरल नंबर्स, ठीक है? और बच्चों क्योंकि हम इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसीलिए हम इस संख्या समूह को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी का अक्षर है कैपिटल N, तो कैपिटल N से हम इनको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसके बाद बच्चों बात आती है पूर्ण संख्याओं की। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो बच्चों जब हम लोगों ने गिनती शुरू की तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमें क्या बोलना पड़ा? 10 बोलना पड़ा। पर 10 हमने कैसे बोला? भाई हमारे पास 1 तो था लेकिन 0 तो नहीं था, तो बेटा 0 की खोज की गई। और जब 0 की खोज की गई तो ये कहा गया कि देखो 0 को हम इन संख्याओं के साथ तो नहीं रख सकते, क्योंकि गिनती करने के जो काम में आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और गिनती जो है कभी भी 0 से तो शुरू नहीं की जा सकती। जब हम कभी भी किसी भी चीज की गिनती गिनते हैं, गिनती करते हैं, तो हम 0 से थोड़ी ना करते हैं, हम हमेशा 1 से ही तो शुरू करते हैं। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही तो करते हैं, 0 से तो कभी भी नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम अगर इन संख्याओं के साथ में 0 को भी रख देते हैं तो हमें फिर उस संख्या समूह को एक अलग नाम देना पड़ेगा, और ये तो होना भी चाहिए, है ना? क्योंकि भाई उसे तो हमें अलग नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो गिनती करने के काम में आ ही नहीं रही है। तो हमने क्या किया, जो हमारी ये संख्याएं थी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इन सभी संख्याओं के साथ में हमने क्या किया बेटा? 0 को भी मिला दिया। हमने क्या किया? 0 को भी मिला दिया। लो भाई मिला दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों? ये जो हमारे पास संख्या समूह प्राप्त हुआ, ये जो हमें संख्या समूह प्राप्त हुआ, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स, इसको हम कहते हैं बेटा पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं का मतलब है कि अब आपकी जो संख्याएं हैं वो पूरी हो गई, अब कुछ भी बचा नहीं, अब कुछ अधूरा नहीं रहा, अब आपकी संख्याएं पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। तो बेटा इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको हम? होल नंबर्स, ठीक है? यानी कि पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, और यही वजह है कि मैं आपको एक एक चीज इंग्लिश में भी बताता चल रहा हूं, ठीक है?
अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि चूंकि इसको हम अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं और यहाँ पर आ रहा है W, तो जो ये हमें संख्या समूह प्राप्त हुआ है इसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल W से। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि देखो यहाँ 1 से लेकर के और यहाँ तक की संख्याएं, 1 से लेकर के और अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसको प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं है ही हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में हमने अगर 0 को मिला दिया तो वो एक नया संख्या समूह मिल गया हमें, पूर्ण संख्या। समझ में आया इतना सबको? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी? यहां तक इतना सबको समझ में आया? तब आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। इतना क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है पढ़ने में, सब समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को आप प्यारे बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो हमारा चैनल है डाउटनट कक्षा 6 से 10 हिंदी मीडियम को। और इस वीडियो को प्यारे बच्चों अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने जो भाई बहन हैं उन्हें उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ठीक है बच्चों? और एक थम्स अप तो बनता है। चलो तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, इसके बाद आती हैं आपकी पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन से नंबर होते हैं? देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास 0 से लेकर के ये सारी संख्याएं थी, तो फिर पूर्णांकों की क्या जरूरत पड़ी? कोई बता सकता है? अगर किसी बच्चे को पहले का कुछ भी याद हो तो हमें पूर्णांक की क्या जरूरत पड़ी, बताओ बच्चों। देखो अगर जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ बेटा कि शिमला का तापमान कितना है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ बच्चों लद्दाख का तापमान कितना है, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, वहां तो बहुत ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, वहां का तापमान तो माइनस में गया होगा, है ना, वहां का तापमान तो माइनस में पहुंच गया होगा, वहां तो ठंडी इतनी पड़ती है। तो बेटा वो जो आप कह रहे हो ना कि तापमान माइनस में पहुंच गया होगा, अब अगर उसी तापमान को मैं आपसे लिखने के लिए कह दूं कि जरा मुझे लिख के बताओ, तो कैसे बताओगे आप मुझे? आप कहोगे कि सर शिमला का जो तापमान है वो तो -2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वहां तो इतनी ठंड पड़ रही है कि ये समझो कि बर्फ ही पड़ रही है एक तरह से, है ना। तो बेटा अब आपने जो ये -2 लिखा, तो ये आपने माइनस लगाया, और ये माइनस क्या है? ये माइनस आपका प्यारे बच्चों ऋण चिन्ह है। ये आपका क्या है? ऋण चिन्ह। तो मतलब ऐसी भी तो संख्याएं होती हैं जो ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, तो जो ऋण चिन्ह के साथ संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब एक और संख्याएं आ गई ऋणात्मक संख्याएं, अब इन्हें कहां पे रखा जाए भाई? समझ में आ रही है बात? अब जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उन्हें कहां पर रखा जाए, अब ये सवाल खड़ा हो गया। तो हमने क्या किया बेटा, हमने एक नया संख्या समूह बना दिया, एक नया ग्रुप बना दिया, और उसमें हमने क्या किया, हमने पहले अपनी ये वाली सारी संख्याएं लिख ली, जो हमारी ये वाली संख्याएं थी। कौन सी? जो हमारी प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं थी, जो कहां से शुरू हो रही थी? जो 0 से शुरू हो रही थी। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और ये कहां तक जा रही थी? अनंत तक जा रही थी। तो ये तो हमारे पास संख्याएं थी। मैंने क्या किया, मतलब मैंने का मतलब है जो पुराने गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने क्या किया बच्चों, ये जो ऋणात्मक संख्याएं थी उनको इनके साथ में रख दिया। कैसे? जैसे देखो 0 के ठीक बाद क्या आता है? 1 आता है। तो बेटा 0 से ठीक पहले कौन आएगा? 0 के ठीक बाद जब 1 आ रहा है तो 0 से ठीक पहले -1 आएगा। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो -1 से पहले क्या आएगा? -2 आएगा। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो -2 से पहले क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 आता है, तो इससे पहले क्या आएगा? -4 आएगा। और ये भी कहां तक चलता जाएगा बच्चों? अनंत तक चलता जाएगा। और ऐसा करने से हमें एक नया संख्या समूह प्राप्त हो गया। तो बेटा जी इस नए संख्या समूह को हम कहते हैं पूर्णांक। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और प्यारे बच्चों पूर्णांक को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो इसके लिए ये बात है कि इसको या तो हम आई से प्रदर्शित कर देते हैं बेटा, या तो हम इसे आई से प्रदर्शित कर देते हैं, और या फिर इसे हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। जेड से भी प्रदर्शित कर देते हैं इसको हम, जेड बराबर भी यही होगा। तो अब इसमें क्या खास बात है बेटा, ध्यान दो। इसमें यह खास बात है कि देखो यहां से लेके यहां तक की तो आपकी कौन सी संख्याएं थी?
भाई 0 से जो शुरू हो रही थी संख्याएं और अनंत तक जा रही थी, वो तो कौन सी संख्याएं थी? वो तो पूर्ण संख्याएं थी। तो हमने क्या किया, इसमें हमने पूर्ण संख्याओं में हमने किसको मिला दिया? हमने पूर्ण संख्याओं में प्यारे बच्चों, ये देखो, ये हमारी है ऋणात्मक संख्याएं। हमने ऋणात्मक संख्याओं को अगर मिला दिया किसमें? पूर्ण संख्याओं में, तो बेटा हमें पूर्णांक मिल गए। हमें क्या मिल गए? हमें पूर्णांक मिल गए। बताइए, इतना सबको समझ में आता है बच्चों? जल्दी बोलो, इतना सबको क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को? सबको इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो बच्चों बताइए, इतना सबको समझ में आ गया? और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्लास में मजा आ रहा है, तो आप लोग मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ सर मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? बताओ बच्चों, मजा आ रहा है ना? चलो अब आगे देखो, आगे आती हैं प्यारे बच्चों भिन्न। अब भिन्न क्या होती हैं जरा समझो। देखो बेटा, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि जैसे घर में भी ऐसा होता है कई बार, हम लोग मम्मी से कहते हैं मम्मी ज़्यादा भूख नहीं है मुझे, तो आप एक काम करो, मुझे 1 रोटी दे दो और आधी रोटी दे दो, मैं बस यही खा लूँगा और मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, तो आपने 1 रोटी मांगी और आधी रोटी मांगी। अब बेटा वो जो आधा लिखना चाह रहे हो आप, तो आधे को आप कैसे लिखोगे? बताओ जरा। वो जो आप आधा लिखना चाह रहे हो, तो आधे को आप कैसे लिखोगे? आधे को आप ऐसे लिखोगे ना कि भाई 1/2 लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो वो सभी संख्याएं प्यारे बच्चों जो कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, या कोई भी ऐसी भिन्न जो है वो क्या होती है? भिन्न वो होती है जो किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के हिस्से को बताती है। जैसे ये 1/2 किसको बता रही है? 1/2 इसको बता रही है कि हमने एक रोटी के कितने हिस्से कर दिए? हमने एक रोटी के प्यारे बच्चों 2 हिस्से कर दिए हैं। समझ में आ रही बात? हमने एक रोटी के 2 हिस्से कर दिए। तो अब रोटी के हमने हिस्से किए, और जो रोटी के हमने हिस्से किए उसको हमने ऐसे दिखाया 1/2 से। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका अंश है और ये आपका क्या है? हर है। तो जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उनको हम प्यारे बच्चों भिन्न संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं कहते हैं? भिन्न संख्याएं कहते हैं। और भिन्न को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फ्रैक्शंस कहते हैं। समझ में आया सबको इतना? बताओ, इनको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5/2 है, 3/4 है, 1/3 है, 1/2 है। इस तरह से कुछ भी जो संख्याएं हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको हम भिन्न संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती हैं प्यारे बच्चों परिमेय संख्याएं। आप देख रहे हो ना भैया, नंबर सिस्टम है, ऐसे हल्के में थोड़ी ना लेना है। नंबर सिस्टम है तो देखो कितनी तरह की अलग अलग संख्याएं हैं और उनको हमने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों अगली संख्याएं आती हैं परिमेय संख्याएं। अब ये कौन सी संख्याएं होती हैं? हालांकि हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्लास 8th में भी पढ़ा है, 8वीं कक्षा में परिमेय संख्याओं का पहला चैप्टर है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, है ना? परिमेय संख्याएं मैंने खुद ने भी पढ़ाया है। तो परिमेय संख्याओं में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो पहला चैप्टर है, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या होती है? वो शर्त ये होती है बेटा कि Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका Q 0 के बराबर हो रहा है इसका मतलब प्यारे बच्चों वो आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, वो आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है इतना सबको? बताओ बेटा, तो P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं,
एक संख्या है जिसके ऊपर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को कई बार पता भी होता है, कई बार नहीं भी पता होता, और वो संख्या है प्यारे बच्चों कौन सी? वो संख्या है पाई। अब ये जो पाई है बेटा, आप लोग मुझे बताएंगे पाई जो है वो एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है? बताइए, पाई जो है वो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? हर एक बच्चे का आंसर मेरे पास आना चाहिए, जितने सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं। अभी हम लोग बच्चों क्विज भी करेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद क्विज करेंगे, ठीक है? चलो बताओ, पाई का जो मान है, क्या किसी बच्चे को पता है पाई का मान क्या होता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर पाई का मान ये होता है। जिसको जो भी मान पता है वो बताए, बस आंसर करो बेटा। क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ। जब मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूं तो आप लोग मुझे आंसर करिए, और ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे आंसर नहीं करते, आप करते हो बेटा आंसर, और इस चीज की मैं तारीफ भी करता हूं हर बार, ठीक है? तो पाई जो है बच्चों ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है या फिर ये एक अपरिमेय संख्या है? इसी बात पर कंफ्यूजन बना रहता है, और वो कंफ्यूजन दिमाग में चलता रहता है, घूमता रहता है। और मैंने अपनी ऐप पर एक पोस्ट भी डाली थी इसी पर कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया था कि सर पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान आज तक कोई भी प्यारे बच्चों पूरी तरीके से नहीं बता पाया है। बहुत सारी खोज की गई हैं, बहुत सारे गणितज्ञों ने कोशिश की, बहुत सारे जो गणितज्ञ हुए हैं पहले के ज़माने में उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाई का मान निकाला जाए, लेकिन प्यारे बच्चों सुपर कंप्यूटर से भी पाई का मान निकाला गया और आज तक भी पाई का मान पूरी तरह नहीं बताया गया है। हालांकि दशमलव के बाद करोड़ों अंकों तक निकाला गया है पाई का मान, दशमलव के बाद करोड़ों अंकों तक, लेकिन उसके बावजूद भी पाई का मान बिल्कुल कोई सटीक नहीं बता पाया है। पाई का जो मान है प्यारे बच्चों शुरू कहां से होता है? 3.141592, और ये चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है पता नहीं कहां तक। जब हमें यही नहीं पता कि भैया इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, है ना, दशमलव के बाद अनगिनत अंक है, तो हम दशमलव हटा के बटे में जीरो भी नहीं लगा सकते, मतलब हम इसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और जब हम संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो वो संख्याएं प्यारे बच्चों परिमेय संख्याएं नहीं कहलाती, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जो p बटे q के रूप में नहीं बदली जा सकती, ठीक है? इसका जो दशमलव प्रसार है प्यारे बच्चों पाई का, अभी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती का होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो शांत ही ना हो, जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार चलता ही चला जा रहा है। और आवर्ती का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिपीट करना, और अनावर्ती का मतलब होता है रिपीट ना करना। तो इसमें क्या है, इसके दशमलव प्रसार में कोई भी अंक जो है ना वो रिपीट नहीं होता है, अंकों की आवर्ती नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं कि ये पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, बताओ बच्चों 22/7 कैसी संख्या है? बताइए, ये जो 22/7 है ये कैसी संख्या है? आप ही लोग मुझे आंसर बताएंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद भी हो पहले का थोड़ा बहुत, तो बताओ 22/7 कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? आपसे ही जानना चाहूंगा, बताइए। बोलो बच्चों। हाँ, जब आप लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। तो 22/7 जो है बेटा ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये एक परिमेय संख्या? क्योंकि बच्चों इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो p बटे q के रूप में दिख रही है हमें, और जो संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं बच्चों, और शर्त क्या होती है इसके साथ कि भैया q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये शर्त बिल्कुल उसकी तरह है जैसे मान लो आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके पास चॉकलेट रखी हुई है, या उनके पास मान लो कि हाँ चॉकलेट ही ले लेते हैं चलो, उनके पास एक डेयरी मिल्क की बहुत बड़ी वाली चॉकलेट है,
और अब आपका मन कर रहा है खाने का, आप उनसे जाते हो मांगने, भैया दीदी मुझे भी दे दो चॉकलेट, तो वो क्या कहते हैं? अब वो ये कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें चॉकलेट तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे मेरे पैर दबाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आप उनके पैर दबाओगे, ठीक है, तब वो आपको चॉकलेट देंगे खाने के लिए। मतलब उन्होंने आपके सामने एक शर्त रख दी, उनकी शर्त को पूरा करोगे, उनके पैर दबाओगे, तब वो आपको चॉकलेट देंगे खाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही प्यारे बच्चों, जब ये शर्त पूरी होगी कि Q 0 के बराबर ना हो, जब ये शर्त पूरी होगी और संख्या P/Q के रूप में होगी, तो उस संख्या को प्यारे बच्चों हम परिमेय संख्या कहेंगे। उस संख्या को तब जाकर हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अगर मान लो Q 0 हो जाता है, कैसे? जैसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 4/0, क्या ये फिर परिमेय संख्या रहेगी? क्या 4/0 जो है क्या ये परिमेय संख्या रहेगी? ये नहीं रहेगी बच्चों परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि इसका हर जो है, इसका Q जो है वो 0 हो गया, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, क्या 5 जो है ये एक परिमेय संख्या है? अगर मान लो मैंने 5 लिखा है तो क्या 5 एक परिमेय संख्या है? आंसर करिए फटाफट। बेटा देखो, पाई का मान हम जो 22/7 लेते हैं वो गणना करने के लिए लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं। इसका पाई का मान 22/7 वास्तव में नहीं होता, हम लोग गणना करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे 5 का बताओ, क्या 5 जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि भाई सर 5 जो है ना, 5 को तो हम 5/1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चों किसी भी संख्या को, दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर आप उसको 1 से भाग देते हो तो वापस आपको वही संख्या मिलती है। इसका मतलब मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं। अब ये 5/1 के रूप में लिखी हुई है, इसका मतलब ये तो किस रूप में है? ये तो P/Q के रूप में है। और यहां पर प्यारे बच्चों Q जो है ना वो 0 भी नहीं है। आप देख लो Q यहां पर कितना है? 1 है। Q कितना है बेटा? 1, यानी कि 0 नहीं है। और 0 नहीं है इसका मतलब शर्त संतुष्ट हो रही है, और इसलिए 5 जो है वो आपकी एक परिमेय संख्या है। अब एक संख्या और है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, और वो संख्या है प्यारे बच्चों 0। अब आप लोग मुझे बताएंगे 0 जो है क्या ये एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? आंसर करिए फटाफट। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। तो जो बच्चे क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे, डेली क्लास अटेंड करेंगे, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और क्लास में रोज डेली पढ़ाई करेंगे। और अपना जो ये डाउटनेट का चैनल है प्यारे बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। जैसे ही आपकी क्लास शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। और क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है? 0 है। अब 0 जो है बेटा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 0/3 भी लिख सकते हैं, इसको हम 0/-4 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, 0 छोड़कर। ध्यान दो, 0 को दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दो 0 को छोड़कर, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो आपकी परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि आपको आंसर में क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो बेटा 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 0/1 जो है ये क्या है? P/Q के रूप में। 0/2 क्या है? P/Q के रूप में। 0/3 क्या है? P/Q के रूप में। और यहाँ पर Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब हम वापस आते हैं अपनी संख्या रेखा पर। कहां पर आते हैं? संख्या रेखा पर आते हैं। देखो वापस, और जो हमारी ये संख्या रेखा है बेटा, इसमें 1-2 बातें और हैं, उन्हें ध्यान से सुन लो कि जब हम संख्या रेखा पर कहां से कहां जाते हैं? जब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं। कहां से कहां जाते हैं बेटा? जब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं तो हमें संख्याएं कौन से क्रम में मिलती हैं? तो हमें संख्याएं प्यारे बच्चों आरोही क्रम में मिलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कौन से क्रम में मिलती है बेटा? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ना क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है, और सीढ़ी पर उतरना क्या है? घटता हुआ क्रम है।
यानी कि अवरोही क्रम। तो जब आप प्यारे बच्चों दाएं से बाएं आएंगे, कहां से कहां आएंगे, दाएं से बाएं आएंगे, तो प्यारे बच्चों आपको संख्याएं कौन से क्रम में मिलेंगी, आपको संख्याएं अवरोही क्रम में मिलेंगी। और अवरोही का मतलब क्या होता है बेटा, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले आपको सबसे बड़ा मिलेगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? आप देख भी सकते हो, अगर मैं 0 से दाईं तरफ चलता हूं तो 0 से दाईं तरफ चला तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब मुझे बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती चली जा रही हैं, है ना। तो यही तो कहा है कि आरोही क्रम मिलेगा। और अगर आप इधर जाते हो, बाईं तरफ जाते हो, तो आपको छोटी संख्याएं मिलेंगी। जैसे देखो 4 के बाईं तरफ गया तो 3 मिला, 3 के बाईं तरफ गया तो 2 मिला, 2 के बाईं तरफ गया तो 1 मिला। तो ये जो माइनस का 2 है ना, ये माइनस के 1 से छोटा है। क्यों छोटा है, इस बात को भी ध्यान रखना। माइनस का 2 जो है ये छोटा है किससे, माइनस के 1 से। क्यों छोटा है बेटा, क्योंकि -2 जो है ना वो इस पर बाईं तरफ पड़ रहा है संख्या रेखा पर, इसलिए। इतना सबको समझ में आया बच्चों? बताओ, इतना क्लियर है? तो आपको ये भी पता चल गया, दाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं यानी कि पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे आपको, बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। और जो बीच में आपका शून्य है, अब चूंकि शून्य जो है ना तो वो दाईं तरफ में है ना ही वो बाईं तरफ में है, ना उधर है और ना इधर है, इसलिए बच्चों शून्य को हम क्या कहते हैं कि ये ना तो धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक, ठीक है, और ना ही ऋणात्मक। तो कई बार इस पर भी सवाल पूछ लिया जाता है, बताओ बच्चों 0 जो है धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? तो आप कहोगे कि सर 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, आप सिंपल बता दोगे। ठीक है बच्चों, सबको इतना समझ में आता है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसके बाद हमने संख्याओं के प्रकार जान लिए। अब बेटा हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। हमने इससे पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है, मतलब क्लास 8th में भी पढ़ा है, अब यहाँ पे भी पढ़ते हैं। देखो क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये हम क्लास 8th में भी पढ़कर आए हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका क्या तरीका है बच्चों? जैसे देखो, एक हमारे पास संख्या है 1/2 और एक हमारे पास संख्या है 1/4। अब दोनों ही मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं बताओ, 3 परिमेय संख्याएं बताओ। तो आप कैसे बताओगे, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताओ, तो आप कैसे बताओगे बेटा, क्या तरीका लगा सकते हो? तो देखो जरा ध्यान से बेटा, होता क्या है कि जब भी आपको ऐसे संख्याएं दी जाती हैं, परिमेय संख्याएं, और उनके बीच में आपको और परिमेय संख्याएं बतानी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, इनका हर समान बनाते हैं। इनका क्या करते हैं बेटा, हर समान बनाते हैं, हर समान बनाकर। ये तरीका होता है परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का, कि हर को समान बना दो। आप हर को कैसे समान बनाएंगे? देखो, 4 की तो गुणा कर देंगे इधर और 2 की गुणा कर देंगे इधर। तो कैसे गुणा करेंगे? इसको हम कहते हैं बच्चों कैंची वाली गुणा। कौन सी गुणा कहते हैं इसको? हम कैंची वाली गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा 4 की गुणा तो इधर होगी। अब 1/2 लिखा हुआ था, तो 1/2 में 4 से ऊपर भी गुणा कर दो, 4 से नीचे भी गुणा कर दो। कर दिया। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 1/4। तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो 2 है, इस 2 की ऊपर भी गुणा करोगे और नीचे भी गुणा कर दोगे। तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर भी गुणा कर दी, 2 से नीचे भी गुणा कर दी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान दो। अब यहां से कितना आ जाएगा, ये आपका, इनकी गुणा करो। देखो 4 एकम 4 और 2 चौक 8, 4 एकम 4, 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो बेटा अब हमारे पास 2 संख्याएं आ चुकी हैं, एक तो 4/8 और एक 2/8। तो बेटा 2/8 है एक तो संख्या,
और एक संख्या है 4/8। अब दोनों का हर तो देखो समान बन चुका है। हर कैसे समान बन चुका है, ये देखो यहां पर भी 8 है, यहां पे भी 8 है, दोनों का हर समान है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है जो पूर्ण संख्या है। 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है? केवल 3 ही तो है। 2 3 4, 3 ही तो आता है ना। तो इसका मतलब इसके बीच में एक संख्या आ जाएगी 3/8, क्योंकि इसके भी बटे में 8 था, इसके भी बटे में 8 था, तो मैंने इसके भी बटे में 8 लगा दिया। सही समझ में आया सबको इतना? बताओ बच्चों, इतना सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है इतना? लेकिन बच्चों एक बात पर जरा गौर कीजिए, यहां पर हमसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी थी, और जबकि हमने कितनी बताई है? केवल एक परिमेय संख्या बताई है। हमें तो 3 बतानी थी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर 10 से गुणा कर सकते हैं दोनों जगह। यहां पे भी कर दो, यहां पे भी कर दो, तो उससे क्या होगा जरा देखो ध्यान से। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं बेटा, 10 से मैं इस संख्या में भी गुणा कर देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी, और ऐसे ही 10 से मैं यहां पे भी गुणा कर देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऐसा करने से क्या होगा भाई, देखो 2 धाम कितना हो जाएगा 20, और 8 धाम कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 4 धाम 40 और 8 धाम 80। अब बेटा देखो अभी भी आपकी संख्या का हर समान है, बदला नहीं है हर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। देखो बेटा मैं क्या करता हूं भाई, ये तो हमारे पास हो जाएगा कितना 20/80, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40/80। तो अभी भी देखो दोनों का हर तो समान है, यहां पे भी 80 है, यहां पे भी 80 है। लेकिन प्यारे बच्चों 20 और 40 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं या नहीं है? भैया देखो 20 है और आपके पास 40 है, अब इनके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं ना भाई। 20 के बाद 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23 भी आएगा, और इस तरह से कहां तक जाएगा, ये 39 तक जाएगा। अब आप क्या करो, इन तीनों में से कोई सी भी 3 संख्याएं लिख लो। ये जो इतनी सारी संख्याएं हैं इसमें से कोई सी भी 3 संख्याएं लिख लो। जैसे मन कर रहा है मेरा 21 ले लेता हूं मैं, एक तो मैंने ले लिया 21। एक मन कर रहा है मेरा 23 लेने का, तो मैंने ले लिया 23। और एक मन मेरा कर रहा है ये 39 लेने का, तो मैंने एक ले ली 39। और अब आप क्या करोगे, इन सब के बटे में क्या लगाओगे बच्चों, इन सब के बटे में आप 80 लगा दोगे, ये जो 80 था। ठीक है, तो 21/80, 23/80 और 39/80, ये 3 वो संख्याएं हैं जो 1/2 और 1/4 इन दोनों के कहां होंगी, इन दोनों के बीच में होंगी, जो 1/2 और 1/4 के बीच में होंगी। समझ में आ गया बच्चों? बताओ इतना सबको क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और अगला सवाल देखते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है कि भाई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं बतानी है, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। अब बेटा इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। इसमें तरीका अलग क्या है, अगर आपके पास n संख्याएं हैं, मतलब अगर आपको n संख्याएं बताने के लिए कहा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इस n में 1 जोड़ दोगे। n में क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, और फिर उतने से ऊपर नीचे में गुणा कर दोगे। जैसे यहां पर n बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, क्योंकि आपको 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो आप क्या करोगे बेटा कि 6 में 1 जोड़ोगे, n+1 मतलब कितना हो गया 6+1, 6+1 का मतलब कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 3 में एक तो आपकी संख्या क्या है, एक तो आपकी संख्या है 3 और एक है आपकी संख्या 4, तो 3 में भी और 4 में भी आप क्या करोगे, 7 से ऊपर भी गुणा, 7 से नीचे भी गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और ऐसे ही 4 में ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा। तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 3 सत्ते 21/7, और ये कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28/7।
4 सत्ते 28 बटे में 7। तो देखो दोनों का हर समान है, यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7, हर तो दोनों का समान है। अब क्या कर सकते हो बेटा आप, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं भाई, 21 और 28। 21 और 28 के बीच में तो कितनी सारी संख्याएं हैं, देखो 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है। कितनी सारी संख्याएं है या नहीं है। और इन सब के बटे में क्या लगा दो, 7 लगा दो। तो 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। और ये सारी संख्याएं जो है प्यारे बच्चों किसके किसके बीच में है, 3 के और 4 के बीच में है। ये सारी संख्याएं 3 और 4 के बीच में है। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्विज। तैयार हो जाइए क्विज के लिए, और क्विज का सवाल आपके सामने आएगा बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे मुझे उत्तर देंगे। तो क्विज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बेटा, तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं। क्विज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। प्रत्येक पूर्णांक जो है, यहां पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है उसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या ये कथन सत्य है या फिर ये कथन असत्य है, हमें ये बताना है। प्रत्येक जो पूर्णांक है उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसको प्यारे बच्चों हम सत्य कथन कहेंगे या असत्य कहेंगे, ये बताना है। ठीक है, बताइए। हो गया। तो देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें कहा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। पहला क्वेश्चन ये था, प्राकृतिक संख्या जो होती है प्रत्येक, क्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल प्यारे बच्चों एकदम सत्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि प्रत्येक पूर्णांक को, हमारे पास जितने भी पूर्णांक हैं तो प्रत्येक पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और जबकि शर्त क्या है कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो अभी इसके लिए तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे कि 5 है, 5 हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 बटे 1, यानी कि ये तो किस रूप में आ गया, p बटे q के रूप में। तो ये कथन भी क्या है प्यारे बच्चों, ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। ये कथन भी क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सत्य है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आपका जो टाइम टेबल है वो देख लेते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं प्यारे बच्चों ये आज से शुरू हुई हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी क्या है प्यारे बच्चों, एक पोल आएगा आपके सामने और आप मुझे बताएंगे जो आज मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आया, क्या आपको मज़ा आया, बताओ जल्दी से। चलिए, अब बेटा आपका टाइम टेबल क्या है, 6 बजे आपकी गणित की कक्षा हो रही है और 8 बजे आपकी विज्ञान की कक्षा हो रही है आज से ही। ठीक है, अभी 8 बजे आपकी विज्ञान की भी कक्षा होगी और विज्ञान में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अब कल की क्लास में। कल शाम को ठीक 6 बजे मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा। और तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
और अगली कक्षा में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे, इसमें हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।